नमस्कार। भविष्य के व्याख्याताओं का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ रहे हैं अपन, और प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने इसके आवश्यक घटकों को पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लाइट चाहिए, आपके वर्णक चाहिए, पिगमेंट चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन पहले बनता है, ग्लूकोज बाद में बनता है, लेकिन ग्लूकोज है वो मुख्य उत्पाद है, ऑक्सीजन है वो सहायक उत्पाद है। ऑक्सीजन का निर्माण है वो H2O से होता है, और आपके ग्लूकोज का निर्माण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से होता है। ये सब अपन ने थोड़ा सा जानना था। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने क्रिया विधि में पॉइंट लिखे थे, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात और करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसकी साइट क्या है। पॉइंट अपन डाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस स्थल की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां, पादप के हरित लवक में। हरित लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता कोशिकांग। हरित लवक के बारे में आपको इतना पता है कि क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया था। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल के अंदर दो आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपके क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल में। हालांकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल मेम्ब्रेन ही होती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो, ये जो डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है, ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट्स के लीव्स व सभी ग्रीन पार्ट्स में ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेल में 20 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। एक सेल में 20 से लेकर 40 तक क्या हो सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो सामान्यतः क्या होती है? परमिएबल होती है। किसके लिए? प्रोटॉन्स के लिए। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इम्परमिएबल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं में अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। जो इनर मेम्ब्रेन है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आपको, काम की चीजें। जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर की साइड है, इनर मेम्ब्रेन में एक तरल भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो भरा रहता है, तरल को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स भरा रहता है, इसको ही क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा पार्ट। जिसके अंदर क्या होगा? एक तो मैंने लिख दिया तरल भरा रहता है, लिक्विड फिल रहता है।
इसके अंदर राइबोसोम होगा। आपको पता ही है कौन सा राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, 70S राइबोसोम है। उसके बाद में डीएनए होगा, पर कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं। खुद काम, थोड़े बहुत काम खुद कर लेते हैं अपने। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स पाई जाएंगी, साल्ट्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन होंगे, ये सब इसके अंदर क्या है मिलेगा, पाया जाएगा। नॉर्मल मान लो कि इतनी बातों के आधार पर अपन देखें तो अपन थोड़ा सा अगर इसको बनाए आउटलाइन, तो मान लो कि ये डबल मेम्ब्रेन है, ये दोहरी कोशिका दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया ये। इसके अंदर ये मान लो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ये मान लो इस प्रकार से क्या है राइबोसोम है, ये सर्कुलर क्या है इस प्रकार का ये जो है वो डीएनए है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तरल भरा पड़ा है यहाँ पर इस प्रकार से, ये ऐसे तरल भरा पड़ा है। ये लो जी अंदर का ये पार्ट क्या हो गया सारा, ये हो गया स्ट्रोमा, है ना। इसके अंदर जो भरे पड़े इनके नाम लिख सकते हो आप। इस प्रकार से तरल भरा हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो ये जो मैटर भरा पड़ा है, मैं यहां से थोड़ा सा मिटाता हूं। ये जो तरल पर जो मैटर भरा पड़ा है, इस तरल मैटर के अंदर ही, इस तरल मैटर में यह बोल सकते हैं कि स्ट्रोमा में ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जो थाइलेकोइड कहलाती हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से ट्यूब है, ये इस प्रकार से ट्यूब पाई जा रही है, ये क्या कहलाती है, थाइलेकोइड कहलाती है। लेकिन ये ट्यूब अकेली नहीं होती, ये ट्यूब एक के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे मान लो ये थाइलेकोइड है, फिर ये थाइलेकोइड है, फिर ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं, बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर जमे हैं, इस प्रकार से इनकी स्थिति नजर आती है। जैसे ये आपको अगर दिखाऊं, जैसे मान लो कि ये एक थाइलेकोइड है, ये दूसरा थाइलेकोइड है, ये तीसरा थाइलेकोइड है, ये चौथा थाइलेकोइड है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, इस प्रकार से इतने थाइलेकोइड है। और ये सब थाइलेकोइड मिलकर किस प्रकार से देखो एक ये ढेर बना दिया ऐसा। इस प्रकार से सिक्कों के से ढेर बने होते हैं। इस ढेर को क्या बोलते हैं, एक डेरी को। ये जो एक डेरी बन गई ना, इस एक डेरी को बोला जाता है। इस प्रकार से ऐसे मान लो यहां जोड़ दो, इस प्रकार से एक ही डेरी बन गई, 5, 10, 15, 20 सिक्कों की, थाइलेकोइड की। इस प्रकार से ये डेरी बन गई। ये इसका नाम है ग्रेना, ग्रेनम, है ना। थाइलेकोइड क्या बनाते हैं, स्टॉक ऑफ कोयन के रूप में, सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। अभी एक का नाम ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, और अगर बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुवचन बोल देंगे, तो इसको बहुवचन के रूप में बोल दिया क्या, ग्रेना। एक वचन ग्रेनम है और बहुवचन क्या है, ग्रेना। इसका मतलब इसके अंदर दो बातें चीजें होगी सभी को। अब ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं इस प्रकार से, और डेरी यहां पर ही है, इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें होगी, एक हो गया स्ट्रोमा और एक हो गया क्या, ग्रेना। तो आपको क्या याद रखना है कि ग्रेना है, सभी को बोल देंगे अपन क्या, ग्रेना। तो ग्रेना के अंदर क्या संपन्न होता है, ग्रेना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। और स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है अपने को। याद कैसे रहोगे, एलजी के फ्रीज आते हैं, एलजी के कई एपरेटस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, तो लाइट से चलते हैं। तो लाइट एल और जी, तो एल जी लिख दिया ना आपने, एल तो एल के मतलब ग्रेना,
तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्रेना में। तो दूसरी वाली जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी? स्ट्रोमा के अंदर। इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब बात यहां आती है कि ये लाइट रिएक्शन इसके अंदर ही क्यों होती है? क्योंकि देखा जाता है कि जो ग्रेना पार्ट है, अब ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये ग्रेना मान लो एक, ये ग्रेनम की एक थाइलेकोइड है, इसका जो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में है ना, इस मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? यहां पर होते हैं पिगमेंट्स। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि थाइलेकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इस पिगमेंट्स वाले जो स्थान को है जहां पर ये प्रेजेंट है, उनको क्या बोला गया? क्वांटोसोम। ये क्वांटोसोम क्या होती है? फोटोसिंथेसिस यूनिट कहलाती है। एक वैज्ञानिक आए थे, पार्क व पान, 1963। इन्होंने क्या बताया कि एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल, जिसमें से 160 क्लोरोफिल ए और आपके 70 क्लोरोफिल बी, 40 क्या कैरोटीनोइड्स, 46 क्या कीनोन व अदर एंजाइम पाए जाते हैं। ये सब अपन ने थोड़ा सा जाना है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। इसके बारे में आपको एक बेसिक बात इतनी याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल है वो है आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण जो आपके की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ये जो हरित लवक हैं क्लोरोप्लास्ट हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। मीजोफिल सेल में संख्या पाए जाने के साथ साथ डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर दो महत्वपूर्ण चीज होती हैं, एक होता है स्ट्रोमा, इसका तरल भाग है, एक होता है ग्रेना। ग्रेना के अंदर क्या होती हैं? ग्रेना के अपने आप में थाइलेकोइड की बहुत सारी यूनिटें मिलकर ग्रेना बनाती हैं। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। ये वाली बेसिक बात हो गई। अपने को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बड़ा डिटेल से पढ़नी है, तो सबसे पहले इनमें थोड़ा अंतर जानते हैं, जिससे अपन डिटेल में पढ़े ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी इनमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। वास्तव में क्रियाविधि ही चल रही है अपनी, पर अपन सबसे पहले लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में थोड़ा सा अपन डिफरेंस करेंगे। कल एक क्वेश्चन भी डाला था अपन ने के टेलीग्राम पे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाल प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसकी जो परास क्या होती है, तो उसका आंसर 660 से 780 nm है। ये आपने देख लिया होगा, आंसर में दे रखा है। पिछला जो वीडियो बनाया था अपन ने उसमें 660 की जगह 560 लिखा गया था, तो आपने अगर नोट्स में 560 लिखा है तो उसको करेक्शन करके 660 से 780 nm कर लेना। अब देखो दो प्रकार की रिएक्शन हो गई अपने, फोटो सिंथेसिस रिएक्शन। ब्लैकमैन नाम का साइंटिस्ट जिसने क्या किया, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को दो भागों में बांटा। एक क्या है लाइट रिएक्शन है और दूसरी क्या है डार्क रिएक्शन है। हिंदी में लिखो तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसको क्या बोलेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। अपना पूरा चैप्टर इन्हीं दो अभिक्रियाओं के बीच में चलेगा, पर इनकी बेसिक बेसिक बातें अपन थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं कि वास्तव में इनमें है क्या बातें। पहला पॉइंट, लाइट की प्रेजेंस में संपन्न, लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां पर क्या बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस आवश्यक नहीं है।
लाइट की प्रेजेंस नहीं जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, शुरुआत होने के लिए आगे भी। इस रिएक्शन को, लाइट रिएक्शन को किसने, हिल ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। जबकि यह किसने बताई, इस रिएक्शन की खोज किसने की, एफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन ने, अपने जब साइंटिस्ट पढ़े थे तो एफ ब्लैकमैन ने एक कोई सिद्धांत दिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि एफ ब्लैकमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किस प्रकार का सिद्धांत एफ ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। ये अपनी जो साइंटिस्ट वाली लिस्ट में था। देखते हैं यहां तक वीडियो तक कितने लोग आते हैं। एफ ब्लैकमैन ने सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखो, ये जो रिएक्शन है अभी जस्ट बताया आपको, कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। इसके लिए क्या समझोगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इंपॉर्टेंट तो यही बात है। इस प्रोसेस से क्या होगा, एनर्जी का निर्माण होगा। किस रूप में, एटीपी और NADPH2। किताब में दे रखा है स्वांगीकरण ऊर्जा, एसिमिलेशन एनर्जी का निर्माण होता है एटीपी और NADPH2 का। और यहां अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एटीपी व NADPH2 का उपयोग होगा। ठीक है, यहां निर्माण होगा और यहां क्या होगा, उपयोग होगा। इससे जो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इसके लिए क्या होंगे, अभिकारक होंगे। इसके लिए जो आपके सबस्ट्रेट होंगे काम में लिया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, आगे क्या याद रखोगे, लाइट रिएक्शन के लिए जो आवश्यक घटक है, लाइट रिएक्शन के लिए जो आवश्यक घटक है वो क्या है, आपको सबको पता ही है। क्या, H2O चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। यहां के लिए क्या है, CO2 चाहिए, प्लस इनका उपयोग करेंगे एटीपी प्लस NADPH2, CO2 इनका उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आगे चलेगी। तो इनका तो उपयोग होगा और CO2 काम में आनी है, तो इन चीजों की आवश्यकता यहां पड़ेगी। ठीक है, अब यहां प्रोडक्ट बनेगा क्या, उत्पाद क्या बनेगा। उत्पाद आपको बताया था, सबसे पहले तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी इसके टूटने से, प्लस क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NADPH2। ठीक है, यहां पर क्या क्या उत्पाद बनेगा, C6H12O6। ये जो होगा ना बाद में बनेगा हालांकि, लेकिन ये मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। और ये ऑक्सीजन जो यहां बनी है ना, वो क्या है, सहायक उत्पाद है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले यहां पर अपन ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, H2O से हुआ है। देखो यहां पर CO2 का कोई लेना देना नहीं है, इससे इसका निर्माण हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां पर क्या है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यह अभिक्रिया प्रकाश से प्रभावित होती है, इसलिए इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए तापमान गुणांक है Q10 का मान क्या है, 1 है। यह प्रकाश से प्रभावित होती है और यह तापमान से प्रभावित होती है। इसका जो है वो आपके Q10 का मान क्या है, 2 या 3। यह भी बात लिख सकते हो यहां पर, प्रकाश से प्रभावित, जबकि यह किससे प्रभावित होती है, तापमान से प्रभावित। ताप गुणांक व अन्य प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ था कि यह तापमान से प्रभावित होती है और यह प्रकाश से प्रभावित होती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर
जानी है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हेडिंग डाल दो, प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको अपन क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और वो पूरा भी नहीं होगा लाइट रिएक्शन, तो अगले वीडियो के अंदर लाइट रिएक्शन को बहुत डिटेल में अपन समझने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।